गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मसले को हल करना पड़ेगा। किसी को आप बंद रखें, किसी को आप बाहर न जाने दें, किसी को आप बात न करने दें। अगर उससे मसला हल होता है तो बता दें। गवर्नर में तो एलजी कहता है, मैं गवर्नर कहता हूँ, बुरा लगता है एलजी कहना, क्योंकि ये कबूल ही नहीं है कि ये रियासत नहीं है। सियासी मामला तो हल हुए नहीं, वो तो वैसे के वैसे हैं। अमन आश्ती अगर है इनके एतबार से, इट नीड्स परमानेंस। दैट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि जिस अमन की ये बात करें ये टेम्पररी इन द सेंस। यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन से इनका लहजा 2019 के बाद बदल गया, क्योंकि हम यूटी में है, असेंबली इलेक्शंस है नहीं, इनके पास कुर्सी है नहीं, ये कुछ भी बोलेंगे हुकूमत के खिलाफ। मैं तो एजेंसीज का मतलब मुझे अंदर का पता नहीं क्या करते हैं वो, लेकिन जहाँ तक देखने में आया है कि आए दिन रेड पड़ते हैं। आप कह रहे हैं कि मेन इशू है यहाँ का पॉलिटिकल इशू, विजन और मिशन क्या है? जम्मू व कश्मीर का एक हिस्सा उस पार है और एक लद्दाख था, उसको अलग कर दिया। अब ये रेजोल्यूशन है कि कंफ्यूजन है, मुझे नहीं मालूम। आपने कभी ऐसा महसूस किया कि डेमोग्राफिक चेंज का यहाँ पे खदशा है, उसका खतरा है? इशू है कि जो उधर वाला हिस्सा है उसको रिजॉल्व करना है। आप तो इधर बंटवारा कर रहे हैं। प्रेस फ्रीडम तो कहीं है नहीं, मैंने देखी नहीं। काफी साल से मैं देख नहीं रहा हूँ फ्रीडम, जैसे हम पहले देखा करते थे। क्या सिर्फ मुसलमानों के ये मजहबी रहनुमाई गलत बात करते हैं? वीडियोस पे देखे आए दिन बाहर, वो क्या क्या वीडियोस पे बोलते रहते हैं, वो किस तरह लोगों को उकसाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? वो देश के खिलाफ क्यों नहीं है? वो देशद्रोही क्यों नहीं? यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के, आप इसका मतलब ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, तो हम इस चीज के सख्त खिलाफ। अगर इस सवाल का जवाब देना है तो इस पीपल्स कॉन्फ्रेंस को देना है कि भाई क्यों निकाला गया। हमें सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से इसको केस को देखे, न कि हालात और वाक़यात के एतबार से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद है आपका कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो में। आज हमारे साथ हैं मुख्तसर बातचीत के लिए सैयद बशार बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया बशार साहब आपके वक्त का। पहले पीडीपी में, उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस में, हाल ही में आप पीपल्स कॉन्फ्रेंस से आपको बाहर किया गया और ये इल्ज़ाम आप पर किए गए कि आपने एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ में आप मुलव्वस थे। तो अभी बशार साहब कहाँ पे है? किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है? अम्ब्रेला क्या है? अभी कुछ नहीं, अभी हम साथियों से बातचीत कर रहे हैं, तो देखते हैं क्या करते हैं। अभी कुछ खास नहीं, अभी कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ सिर्फ। ऐसा नहीं कि कुछ रिपोर्ट्स हैं सोर्सेज के घर वापसी होगी शायद पीडीपी में दोबारा? ये दरअसल सियासत में क्या होता है कि नथिंग इज़ द बेस्ट। यूजुअली आप हमेशा चूज़ करते हैं जो पॉसिबल बेटर हो। कोई भी बेटर, बेस्ट आप किसी को कह नहीं सकते हैं। बेस्ट तो अल्लाह ताला ही जानता है कहाँ तक उसकी हद है बेस्ट की। लेकिन आप किसी भी गिवन सिनेरियो में आप कोशिश करते हैं कि आप बेटर ऑप्शन को चूज़ करें। और उस हवाले से हमारी बातचीत भी चल रही है अपने साथियों के साथ। वो भी आपस में बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको कह दिया कि एक तो अपनी राय होती है कि मेरा साथी जो है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसकी अपनी राय, या कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर भी हमारे जो साथी हैं, लोग हैं जिनके साथ उठना बैठना है। तो मैंने उनसे गुजारिश कर ली कि आप सिर्फ अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू ना बताइए, बल्कि जो आपके साथ और जुड़े हुए लोग हैं जो शायद हमें रोज़ मिलते नहीं हैं, उनसे भी सलाह मशवरा करके बातचीत करके और फिर हम देख लेंगे कि फ़ैसला करेंगे। और जो भी राय आएगी वहाँ से, कोई भी राय हो, हम उस पर को अडॉप्ट कर लेंगे। जब पीपल्स कॉन्फ्रेंस का स्टेटमेंट आया कि बशारत साहब पार्टी की मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस थे, पार्टी से बाहर किया गया, उसके बाद आपने भी उस पर अपनी क्लैरिफिकेशन दी, लेकिन ज़ाती तौर पर आप क्या समझते हैं किसी पर्टिकुलर फ़र्द का कि जिसकी वजह से शायद बशारत साहब को पार्टी से निकाला गया? और मुझे तब क्लैरिफिकेशन देना थी, अगर मैं आप सब मीडिया वालों को बुला के अपने पास इस्तीफ़ा देता तो ज़ाहिर है मुझे ये भी बताना था कि मैं इस्तीफ़ा क्यों दे रहा हूँ। या अगर मैं नहीं बताता तो आप मुझसे पूछ लेते इस्तीफ़ा क्यों दे रहे हो। अब वो बात तो रही नहीं है, अब मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं है। अगर इस सवाल का जवाब देना है तो इस सवाल का जवाब पीपल्स कॉन्फ्रेंस को देना है कि भाई क्यों निकाला गया। सो ये सवाल तो मुझ पर आता ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि आप एंटी पार्टी एक्टिविटीज़, वही मैं कह रहा हूँ, उनको ये भी बताना पड़ेगा ना कि क्या एंटी पार्टी एक्टिविटी की, उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि उससे पहले एक दिन मैंने एक स्टेटमेंट दिया था रिगार्डिंग इलेक्शंस, तो वो तो एंटी पार्टी हो नहीं सकता है ना, वो एंटी, मुझे नहीं पता, एंटी पीपल भी नहीं हो सकता है। अब इसलिए कह रहा हूँ ना, मुझे तो जवाब देना ही नहीं है। जवाब उनसे पूछना है कि अगर एंटी पार्टी एक्टिविटी की तो क्या की। सो मैं तो बरी हूँ, क्योंकि मैं इस तरफ हूँ, उस तरफ वो हैं, तो जवाब उनको देना। इसलिए मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं बड़ा कॉम एंड कूल हूँ, क्योंकि जवाब मुझे देना ही नहीं। 13 जुलाई 1931 जम्मू कश्मीर, स्पेशली कश्मीर की तारीख का एक अहमियत का दिन समझा जाता है, और 2019 तक इस दिन को यहाँ पर यौम शोहदा के तौर पर मनाया जाता था। अब ये दिन जो है, इसकी हॉलीडे भी ख़त्म की गई। आप चूँकि सियासी तौर पर काफ़ी गहरी नज़र है
की जम्मू कश्मीर और मुल्क की सियासत पर? क्या ऐसा वक्त होगा फिर भी कि इस दिन को दोबारा से कश्मीर में यौम शुहदा के तौर पर मनाया जाएगा? हालांकि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो सेपरेटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ का मौक़िफ़ सेम है इस पर। नहीं, कुछ भी हो सकता है। ये वक्त थोड़ी ऐसा एक जैसा थोड़ी रहता है। कल को कोई सरकार अपनी आ जाएगी तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। लेकिन बात वो नहीं है, सवाल वो नहीं है, सवाल दूसरा इस वक्त है। आगे आप क्या करेंगे वो वक्त बताएगा। सवाल ये है कि एक बात आपको दाद देनी पड़ेगी बीजेपी की। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि लोग कहेंगे ये तारीफ कर रहा है, ना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दाद देनी पड़ेगी। वो ये है कि उन्होंने बबांग दोहल कैटेगोरिकली इस छुट्टी को ख़त्म कर दिया। साथ ही साथ ये जो शोहदा हैं 13 जुलाई 31 के, उन्होंने जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ या जिस राजा महाराजा के ख़िलाफ़ वो अलम बुलंद की थी, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने उसी महाराजा साहब के नाम की छुट्टी का ऐलान कर दिया। 27 दिसंबर। इसका मतलब जो भी तारीख़ है, इसका मतलब उन्होंने उल्टा कर दिया, वैसे वर्सा कर दिया, दिन दहाड़े कर दिया। इस बात की उनको दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने जो अपने लोगों से कहा वो करके दिखा दिया। हमारे हिसाब से गलत किया, क्योंकि वो हमारे लोग हैं, हमारे साथी हैं, हमारे बुज़ुर्गों के साथी हैं। उन्होंने उस वक्त निकल के जानें निछावर कर दी लोगों के कॉज के लिए, लोगों के एहसासात और जज्बात के लिए। जुल्म तशद्दुद के ख़िलाफ़ उस वक्त उठे और अपनी जानें निछावर कर दी। हमारे साथ गलत किया। लेकिन एक इसके साथ ही उन्होंने ये एंडोर्स कर दिया, या उन्होंने ये कर दिया कि उन्होंने उनको डिसोन कर दिया। यानी जो हम शोहदा के दिन पे 13 जुलाई को 31 से लेकर ही जो जाया करते थे, उसके बाद जब सरकारें बनना शुरू हुई 47 के बाद, तो सारे वज़राए आला, वज़ीर और बाकी लीडर्स जाया करते थे। इवन हम भी छोटे ही लोग हैं, हम भी जाया करते थे। कई बार मैं भी गया हूँ, एज मिनिस्टर भी गया हूँ। तो इन्हें में उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने डिसोन कर दिया इनको, शोहदा को। अब यहाँ पे सवाल खड़ा हो जाता है, मुझे नहीं पता जवाब किससे लेना है और कौन जवाब देगा। वो ये है कि अगर हम हिंदुस्तान में रह के इलाक़ के बाद 13 जुलाई को ये दिन शहीदों का दिन मनाते थे और छुट्टी भी उनके एजाज़ में होती थी, अब जब कि हिंदुस्तान ने इनको डिसोन कर दिया, यानी उन्होंने ये कहा कि ये शहीद हमारे लिए नहीं हुए, हमारे नहीं है, तो ये कौन बता देगा कि ये शहीद अगर हुए तो किस चीज़ के लिए हुए, ये किस कॉज के लिए हुए, वो कॉज क्या था, ये कोई बताना चाहिए, क्योंकि कन्फ्यूजन है सब में। अब आपने एक शहीद हो गए, आपने तहरीक चलाई, उसके बाद हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और 2 मुल्क हो गए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इधर से कश्मीर में भी फिर एक इलाक़ हुआ और कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। फिर यहाँ के आइन जो अब नहीं है उसमें भी हिंदुस्तान, जम्मू व कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। और उसी तनाजुर में हम ये 13 जुलाई 2019 तक शायद बराबर इस दिन को मनाते रहे। अब सवाल ये कि अब जब हिंदुस्तान कहता है कि नहीं हमारे नहीं है ये, तो ये किसके हैं, सवाल ये पैदा होता है। और इसका जवाब कौन देगा? मेरे पास तो जवाब है नहीं। बशार साहब, यहाँ एक सवाल ये भी पैदा होता है कि 1948 से जब इस 13 जुलाई को मनाने का अमल शुरू हुआ 2018 तक, तब जो भी पॉलिटिकल जमातें यहाँ पर आई या पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंक्लूडिंग यू, क्या लोगों को ये बता नहीं पाए तब तक कि इस दिन की अहमियत क्या है, क्यों वो शहीद हुए, क्या ये तारीख? नहीं, बट आप तो मनाते थे ना, इसका मतलब आपको ये लगता था कि उनका जो कॉज था वो पूरा हो गया। सब लोग मान के चलते थे ना, उनने शहीद हो गए और महाराजा का रूल ख़त्म हो गया, हम हिंदुस्तान से इलाक़ हो गया। तो एक रीजनिंग तो थी ना, आप तो चल रहे थे ना उस डगर पर। अब वो डगर का इख्तिताम हुआ जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन शहीदों को डिसोन करके छुट्टी भी ख़त्म कर दी। तब तक तो चल रहा था ना सिलसिला। लेकिन अब सवाल ये कि आपने किससे पूछना है कि भाई वो जो शहीद हुए थे वो क्यों हुए थे, वो कॉज क्या था? क्योंकि जिनके साथ हम चल रहे थे इतने साल और ये दिन मनाते थे, उन्हें डिसोन कर दिया। अब आप पूछ लीजिए ना, मेरे पास तो इस सवाल का जवाब है नहीं। अब आप पूछ लीजिए उनसे जिनसे पूछना है कि भाई इसका कॉज क्या था, इसका रीज़न क्या था। अब कौन इनके कॉज, कम से कम उनकी रूह को भी पता चलना चाहिए ना कि हम क्यों शहीद हुए, या उनके जो लवाहिकीन हैं, उनके जो पढ़नवासे हैं, उनको भी पता चलना चाहिए ना क्यों हुए। कल हमने देखा महबूबा मुफ्ती का स्टेटमेंट है, वो कहती हैं कि बीजेपी जम्मू कश्मीर की या कश्मीर की हिस्ट्री को मस्क करना चाहती है।
इसमें उन्होंने 13 जुलाई का भी जिक्र किया। ज़ाती तौर पर आप क्या महसूस करते हैं? ये भी कहा जाता है कि ये बीजेपी का एक हिंदुत्व एजेंडा है। डू यू फील कि ऐसा कुछ है? मस्क तो करना ये तो ज़ाहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए ना, अब जहाँ से आपका 31-13 जुलाई से सिलसिला शुरू होता है और वो तारीख का मस्क तो होगी नहीं, लेकिन कोशिश की जाती है। और इसके जैसे कल लोगों को वहाँ जाना था फूल चढ़ाने के लिए उन मकबरों पे, उनको बंद किया गया, उनको जाने नहीं दिया गया। तो ज़ाहिर है ये तो एक कोशिश है। तारीख मस्क तो होती नहीं है, ऐसा नहीं है, तारीख तो रहती है। लेकिन सवाल ये कि कोशिश तो है, तारीख को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद हुकूमत का अभी ये दावा है, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे यहाँ की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया है, कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर की फ़िज़ा बदल गई, अमन, खुशहाली और तरक्की का दौर है। व्हाट इज़ योर रिएक्शन? नहीं, देखिए, अगर डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट पहले भी हुआ करती थी। आज मान लीजिए आज ज़्यादा हो रही है, पर रोका किसने? अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आज की तारीख में ज़्यादा पैसा भेज रही है, पर जब हम सरकार में थे तब उनको किसने रोका पैसा भेजने से? क्यों नहीं भेजा था तब? इसका मतलब उनकी नीयत साफ थी नहीं। अदरवाइज अदरवाइज कौन रोकता है? जैसे अगर मैं अपने हल्के इंतखाब जो था हमारा संग्रामा, अगर मैं वहाँ की बात करूँगा, मैंने भी बहुत सारा पैसा लाया। मैंने चीन या किसी अफगानिस्तान या रूस से तो पैसा लिया नहीं, या यूक्रेन से, हमने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही लिया। अब मुझे अफसोस इस बात का है कि अगर मैंने 900 या 1000 करोड़ के करीब लाया 9 साल में 2 मिनट के लिए, ये पैसा मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम्स के तहत ही लाया। अब आप खुद ही कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या उनके इंतज़ामिया जो यहाँ लोग हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि पहले कुछ नहीं हो रहा था, अब हो रहा है। इसका मतलब वो ये भी डिसोन कर रहे हैं, ये 13 जुलाई की शहीदों की तरह वो ये भी डिसोन कर रहे हैं कि बशारत बुखारी या किसी और एमएलए ने जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाया, अब वो ये भी डिसोन कर रहे हैं हमने दिया ही नहीं। इन ए वे, या तो उनको ये कहना चाहिए कि हाँ, बशारत बुखारी एमएलए था, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एनआरडीडब्ल्यूपी में, एआईबीपी में, नबार्ड में, एलआईसी में मुख्तलिफ स्कीमों के तहत पैसा लाया और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में खर्च किया। वो कह रहे हैं कुछ हुआ ही नहीं, इसका मतलब उन्होंने दिया ही नहीं। अब अगर उन्होंने ये पैसा नहीं दिया तो हमें ये भी बताया ज़रा, हमने लिया किससे? फिर बाहर मुल्क से तो नहीं लाया। इनको डाइकॉटी भी है, मतलब ये एक बात कहते हुए दूसरी बात को रद्द कर देते हैं, उसी अपनी दूसरी बात को कहते हुए तीसरी बात से रद्द कर देते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा इनका। ठीक है, आपने एंडोर्स किया डेवलपमेंट का। अब 2 चीज़ें हैं, अमन और खुशहाली। नहीं, अमन की देखिए, मैं ये एंडोर्स वाली बात मेंट वाली बात नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि हालात बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो जो हुआ करता था वो नहीं हो रहा है, लेकिन क्या ये अल्टीमेट है? नहीं, बिकॉज आपको बेसिक इश्यूज़ को एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, आप खुश हो जाएंगे, कोई यहाँ के कोई डीजी साहब हैं, आईजी साहब हैं या एलजी साहब हैं, जो भी साहब, गवर्नर में तो एलजी कहता है नहीं, मैं गवर्नर कहता हूँ, बुरा लगता है एलजी कहना, क्योंकि ये कबूल ही नहीं है कि ये रियासत नहीं है, मानता ही नहीं दिल। मैंने उनको अभी एक डेवलपमेंट के नाते से मैं इनसे मिलने गया था, एक चिट्ठी लिखी मैंने उनको, मैंने वहाँ भी लिखा ऑनरेबल गवर्नर, मैंने एलजी नहीं लिखा। बड़ा बुरा लगता है। अगर ये अपने हिसाब से काम करते हैं और ये कहते हैं कि हमने ठीक कर दिया, आप उनको भी बुरा नहीं मान सकते, क्योंकि वो शायद अपने हिसाब से अपने टाइम फ्रेम में काम करेंगे। कल नहीं होंगे, कोई डीजी साहब रिटायर हो जाएंगे, मनोज सिन्हा साहब चले जाएंगे, और कोई साहब चले जाएंगे, तो आगे जो कहानी है, आगे जो ज़िंदगी गुजारनी है, आगे जो मामलात हैं, आज की तारीख में उनको चाहिए ऐसी बुनियाद डाले कि मामलात सब हल हो जाएं, क्योंकि सियासी मामला तो हल हुए नहीं, वो तो वैसे के वैसे हैं। अब अमन आश्ती अगर है इनके एतबार से, तो इट नीड्स परमानेंस। परमानेंस कैसे होगी? वो तो दैट मीन्स आप ये कह रहे हैं कि जो जिस अमन की ये बात करें, ये टेम्परेरी है। टेम्परेरी इन द सेंस कि जब तक आप इश्यूज़ को रिजॉल्व नहीं करेंगे, आपका आ सकता है, इट्स फेज चलते रहते हैं। हम खुश हैं कि अगर आप किसी का जान का ज़िया नहीं होता है, मैं खुश हूँ कि अगर किसी की जान नहीं जाती है, मैं खुश हूँ कि अगर किसी को तकलीफ़ नहीं होती है, मैं खुश हूँ कि अगर दुकानें चलती रहती हैं और लोगों का रोज़गार चलता रहता है। सबसे बड़ी बात है जो हमारे ठेले वाले होते हैं, जो ये रेडी वाले हैं, अगर ये दिन भर कमाते हैं और शाम को खाते हैं इज़्ज़त के साथ, मैं इंतहाई खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नाखुश हूँ, मगर मैं ये कहता हूँ कि इसके साथ बाकी मसाइल भी हल होने चाहिए। बशार साहब, जो जिस अमन की आप बात कर रहे हैं, इल्ज़ाम यह है कि जो साबिका हुकूमतें थी, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, एमओएस था या चीफ मिनिस्टर्स, ये सब जो असेंबली में लोग बैठे थे, ये पूरे 80 या 70 लाख लोगों को हैंडल नहीं कर पाते थे। एक एलजी और उसका एडवाइज़र इस वक्त हुकूमत को माहौल ठीक कर रहे हैं, यहाँ पर अमन बर्पा किया है। को इसका मतलब ये कि नाकामी कहीं ना कहीं थी साबिका हुकूमत? नहीं, डेमोक्रेसी में ये खामोशी ठीक नहीं रहती है, डेमोक्रेसी में चर्चा होनी चाहिए। अब ये देखें ना, हमारे पास 89 + 36 125
लेजिस्लेटर हुआ करते थे, यानी 89 थे हमारे पास, 87+2 नॉमिनेटेड हमारे पास एमएलए थे और 36 हमारे पास एमएलसी हुआ करते थे। तो 125 लोग एक टाइम पे 125 जगहों पे बैठते थे। उन 125 जगहों पे कितने लोग उनसे मिलने आते थे, कितने लोग अपनी प्रॉब्लम्स परेशानियां उनको बोलते थे, वो कितनी बार सेक्रेटरीज को, डीसीज को, एसपीज को, एडब्ल्यूज को, एग्जेंस को, तहसीलदार्स को, बीडीओज को फ़ोन करते थे, ठीक है। और उससे जो लोगों की सुनवाई होती थी, या अगर कभी कभी काम होता भी नहीं था फिर भी एक इत्मीनान रहता था कि मैं किसी के पास गया, उसने मेरी बात सुन ली। वो सिस्टम तो है नहीं। अब इसको आप अमन कहें कि इसको आप खामोशी कहें, मुझे नहीं मालूम क्या कहेंगे इसको। काफ़ी सारे कवानीन जो है यहाँ पर सेंट्रल के वो इम्प्लीमेंट हुए और काफ़ी सारे जो स्टेट के लॉज थे उन्हें ख़त्म किया गया। ज़ाती तौर पर आप क्या समझते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों का फ्यूचर या इस वक्त जो हालात है, कैसे इसको देखते हैं आप? नहीं, ज़ाहिर है जो हमारे पास स्पेशल स्टेटस है कि अगर मैं कोई ऐसी बात बोलूँगा जो मेरा दिल भी नहीं माना, गलत बात है। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे पास स्टेटस था, जो हमने इलाक़ के ज़रिए हासिल किया था, दो पार्टीज़ के बीच में एक जम्मू और कश्मीर और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट को ज़ाहिर है एक तरफा तो रद्द कर दिया गया। तो आप खुश हो नहीं सकते। हाउ कैन यू बी हैप्पी? तो सवाल ही नहीं। जो एजेंसीज़ का रोल रहा है गुज़श्ता 3 सालों के दौरान यहाँ पर, कैसे देख, चाहे वो NIA हो, SIA हो, ED हो या बाकी जो पुलिस और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का रोल रहा है जम्मू कश्मीर में, हाउ डू यू सी? नहीं, मैं तो एजेंसीज़ का मतलब मुझे अंदर का पता नहीं क्या करते हैं वो, लेकिन जहाँ तक देखने में आया है कि आए दिन रेड पड़ते हैं। मुझे बताइए कि अगर कोई आदमी 20 साल से अपना काम कर रहा है, था कहीं, अब काम कर रहा है 20 साल से, अपना रोज़गार कमा रहा है, उसके बच्चे हैं, उसके बच्चों की शादियां हुई हैं, उसके बहू है, पोते नाती है, तो आप उसको फिर से तंग कर रहे हैं, इससे क्या मुराद है? लैंड टू लैंडलेस स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई रिसेंटली, उस पर काफ़ी बवाल भी मचा सियासी जमातों की जानिब से। इसके अलावा बहुत सारे लॉज ऐसे यहाँ पर जिसमें डोमिसाइल वगैरह है। तो आपने कभी ऐसा महसूस किया कि डेमोग्राफिक चेंज का यहाँ पे खदशा है, उसका ख़तरा है, या आप समझते हैं कि जो गवर्नमेंट कर रही है ये बिल्कुल अवामी मफाद में हो रहा है? खदशे की बात नहीं करूँगा, मैं कहता हूँ ऐसा अगर कोई सोचे भी तो गलत है, ये नहीं होना चाहिए, हम नहीं होने देंगे। नंबर 1। नंबर 2, जो लैंड टू लैंडलेस था, मैंने भी इस पे बात की किसी चैनल के साथ, मुझे याद नहीं, शायद गुलिस्तान के साथ मैंने बात की। वो ये है कि आप 5 मरला जिनको देना है, आप उसको डायरेक्टली PMAY यानी प्राइम मिनिस्टर्स आवास योजना, जो पहले IAY हुआ करता था, इंदिरा आवास योजना, उसके साथ जोड़ रहे हैं। अब मुझे बताइए खुदारा कि अगर आपके पास ज़मीन कुछ नहीं है या मेरे पास कुछ नहीं ज़मीन है और हमने PMAY के तहत पोर्टल पे अप्लाई नहीं किया है, PMAY आपको मकान बनाने के लिए मुआवनत करती है, मदद करती है पैसे की सूरत में, ठीक है। मान लीजिए कि आधे ही लोगों ने PMAY पोर्टल पे ये कहा है कि भाई साहब हमें मकान बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, हमें ये पैसा नहीं है, हमें दे दीजिए। ये क्या ज़रूरी है कि तमाम लोग जो भी PMAY में अप्लाई करते हैं कि उनके पास ज़मीन नहीं होगी? बहुत सारे ऐसे लोग हैं इलाका जात में जहाँ पे उनके पास 4 कनाल, 2 कनाल, 5 मरला ज़मीन है, वो पैसा लेके मकान अपनी ज़मीन में बना सकते हैं, ठीक है। तो इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि जो PMAY में सब ने अप्लाई कर दिया वो सारे लैंडलेस है, नो। तो आप डायरेक्टली उसको PMAY के साथ टैग करते हैं। दूसरा, जिन बेज़मीन लोगों ने अप्लाई किया PMAY के तहत, क्या ये ज़रूरी है कि सारे बेज़मीन लोगों ने अप्लाई किया होगा? नहीं। सो हमारा इसमें मुद्दा ये था, कहना ये है कि आप पहले उनको आइडेंटिफाई कर लीजिए जिनके पास ज़मीन नहीं है। आइडेंटिफाई करने के बाद फिर अगर आप उनको PMAY में मदद और मुआवनत भी करना चाहें, वेलकम कर लीजिए। यह इशू डिफरेंट है, इसका सीरियल डिफरेंट है। इशू ये नहीं है कि आप PMAY के तहत पैसा देके उनको 5 मरला देंगे, नहीं। इशू ये है, पर्पज़ ये है कि आप उन लोगों को ज़मीन फराहम करेंगे मकान बनाने के लिए जिनके पास नहीं है। उसके बाद आता है कि आप उनको PMAY में पैसा फराहम करेंगे या वो किसी और एजेंसी से या किसी और बैंक से या कहीं से लोन लेके या किसी से उधार लेके मकान बना लेंगे। सो इशू है 5 मरला ज़मीन अलॉट करना, वो सेकेंडरी है कि आप उनको PMAY में देंगे या कहीं और देंगे। आपने पहले ही इशू बना दिया कि आप लैंडलेस को PMAY के तहत देंगे।
वो सारे थोड़े ही पोर्टल पे हैं भाई साहब जिनके पास ज़मीन नहीं है। दैट मीन्स आप भी कहीं ना कहीं डाउट इसमें कर रहे हैं। ऑब्वियसली इसमें तो है, कन्फ्यूजन तो है। बशार साहब, बहुत सारे सियासी लीडर जो यहाँ के हैं, जो साबिक वज़ीर आला भी उसमें शामिल हैं, वो कहते हैं कि वादी कश्मीर को लेबॉरेटरी बना दिया गया है और बेसिकली बीजेपी का एक हिंदुत्व एजेंडा है जिसको पहले कश्मीर से ही यूज़ किया जा रहा है। इस पर आपका क्या? एजेंडा तो है ना, जाहिर है एजेंडा। आप देखिए ना बाहर अगर कहीं कोई ठेला लगाता है, रेडी लगाता है, किसी मोहल्ले में जाता है, अगर वो मुसलमान है तो उसको फिर वहाँ से निकाल देते हैं। अभी कहीं मैंने सुना कि पता नहीं महाराष्ट्र में या कहीं पे वो मुसलमानों को कुर्बानी करनी थी, बकरे ले आए, उनको कुर्बानी करने नहीं देगी। ऐसे वाक़यात तो है और जो ये करते हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई होती नहीं है। अगर कहीं मुसलमान बाई चांस कुछ उसे साहो भी हो जाए, ख़ता भी हो जाए, और ऐसी वो साहो ख़ता जो अल्लाह ताला मुआफ़ करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है। ज़ाहिर है जब तक अगर ये यूनिफॉर्मिटी इसमें हो जाती कि गलत क्या है सही क्या है सबके लिए, तो हम तो नहीं कहते। एक वक्त पर हम देखते थे कि यहाँ की जो सेपरेटिस्ट लीडरशिप थी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, एक टेबल पे बुलाया जाता था बातचीत के लिए, लेकिन अब वक्त ऐसा है कि ना कहीं उनके ऑफिसेज रहे, ना कहीं हेडक्वार्टर रहा, लोग जेलों में हैं। तो व्हाट्स योर टेक ऑन के हुर्रियत लीडरशिप के बारे में क्या आपका ख्याल है? मैं कहता हूँ कि फिर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मसले को हल करना पड़ेगा। किसी को आप बंद रखें, किसी को आप बाहर ना जाने दें, किसी को आप बात ना करने दें। अगर उससे मसला हल होता है तो बता दें। अल्टीमेटली मसला तो हल करना पड़ेगा जो भी है। अगर बशार साहब से ये पूछा जाए ज़ाती तौर पर, आपका जम्मू कश्मीर या कश्मीर वैली के लिए स्पेशली, आप कह रहे हैं कि 1947 से ये एक पॉलिटिकल इशू है, हालात ठीक नहीं है, ठीक है, डेवलपमेंट तो एक इशू है, वो तो हर सरकार में होती है। विजन और मिशन क्या है आपका इस बारे में? कौन से बारे में, मतलब किस बारे में? कश्मीर में जो आप कह रहे हैं कि नमासाइद हालात है, यहाँ का मेन इशू है, यहाँ का पॉलिटिकल इशू। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि जम्मू व कश्मीर का एक हिस्सा उस पार है और एक लद्दाख था, उसको अलग कर दिया गया। अब ये रेजोल्यूशन है कि कन्फ्यूजन है, मुझे नहीं मालूम। अगर इसको आप रेजोल्यूशन मानेंगे, आपने लद्दाख अलग कर दिया, मैं बहुत दिमाग से एक बात कह रहा हूँ और बहुत दिल से बोल रहा हूँ, इसमें मैं कोई सियासत नहीं कर रहा हूँ उसमें, कि अगर ये रेजोल्यूशन है कि आप लद्दाख को अलग कर रहे हैं तो क्या आपने वो हिस्सा छोड़ दिया? सो यू हैव टू बी क्लियर ऑन एवरी पॉइंट। आपको लोगों को क्लियरिटी बतानी चाहिए। आपने एक अर्स्टवाइल जो स्टेट है जम्मू कश्मीर, उसको दो हिस्सों में बांट दिया। अब इशू है कि जो उधर वाला हिस्सा है उसको रिजॉल्व करना है, आप तो इधर बंटवारा कर रहे हैं। सो अब हम किसी ऐसी बात भी नहीं करना चाहते हैं कि जो लोगों को जिससे लोग उकसा जाएं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि जो ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मोदी जी बैठे हैं, या अमित शाह जी बैठे हैं, या हमारे राजनाथ सिंह जी बैठे हैं, जो भी हैं, क्योंकि वो सरकार चलाते हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। क्योंकि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो यू कांट हेल्प इट। तो उनको चाहिए कि वो इस तरह से लाहीअमल इख्तियार करे कि यहाँ पे परमानेंटली रेजोल्यूशन ऑफ ऑल इश्यूज़ हो, उसी में भलाई है सबकी। बशार साहब, ये भी कहा जा रहा है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, कुछ पॉलिटिकल एनालिस्ट से भी बात की, कहा जाता है कि जो यहाँ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, इनका लहजा 2019 के बाद बदल गया, क्योंकि हम यूटी में हैं, असेंबली इलेक्शंस है नहीं, इनके पास कुर्सी है नहीं, ये कुछ भी बोलेंगे हुकूमत के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ। नहीं, देखिए, जब आप ये दो पहलू होते हैं इसके। वैसे आपको पता होगा, मैं खामखा में बोल रहा हूँ, फिर भी बोलूँगा। दो पहलू होते हैं। कभी कांग्रेस सरकार में थी, तब वो सरकार चलाती थी और अपने अज़ाइम बताती थी जो भी है थे उनके। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, यूनियन गवर्नमेंट की। और बीजेपी अपोजिशन में थी, वो अपोज करती थी। आज यहाँ पे सरकार पॉलिटिकल पार्टीज़ की नहीं है, आज सरकार डायरेक्ट दिल्ली की है, तो हम इन ए वे भी अपोजिशन में हैं। अब हमें क्या रोज़ सुबह शाम मीडिया में जाके उनकी पजीराई करनी है? हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम उन नुकात को उबारें जो गलत हो रहे हैं, उन चीज़ों की निशानदेही करें जिनसे लोगों को तकलीफ़ हो। अब जाहिर है, जो पार्टी सरकार में, इवन कल हम भी जब सरकार में थे पीछे, तो हम भी अपनी सरकार की अच्छाइयों को बयान करते थे ना, कि हमने क्या क्या अच्छा किया। और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपोजिशन में थी या कांग्रेस, वो हर रोज़ मीडिया में और असेंबली में हमारे काम की तारीफ़ करने की बजाय नुकात उभारते थे, और उनका हक बनता था। और सरकार तभी कामयाब होती है जब अपोजिशन मजबूत हो। सरकार तभी अच्छा काम कर सकती है जब अपोजिशन उनको टेंटर हुक्स पे रखे। सो
आज जितनी भी पार्टीज़ है यहाँ पे, चाहे पीडीपी है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे कांग्रेस है, चाहे कोई और कोई जमात है, हम सारे इन ए वे अपोजिशन में ही हैं। चाहे मैं अभी इंडिपेंडेंट हूँ, अभी मैं कहीं नहीं हूँ, मैं भी अपोजिशन में ही हूँ। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं रोज़ सुबह ताली बजाता फिरूँ? नहीं, मेरा काम थोड़ी है। मेरा काम है लोगों की रिप्रेजेंटेशन करना, और आज की तारीख में ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अभी तक लोगों ने हमको प्यार दिया, मोहब्बत दी, वोट दिया, एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया। तब जब हम करते थे, तब हमारा वो फ़र्ज़ अवलीन है। आज जब उनका कोई नुमाइंदा असेंबली नहीं है, नुमाइंदा नहीं है, आज ये हमारा फ़र्ज़ ख़ास है कि बिना वोट डाले, बिना सरकार में रहे, आज हम उनकी नुमाइंदगी करेंगे। वो हम कर रहे हैं। अगर ये किसी को अपोजिशन लगती है तो लगने दो भाई, हमने क्या करना है। अक्सर हम देखते थे जब यहाँ इलेक्शंस होते थे, एक तो मसला कश्मीर उसमें एजेंडे में लिखा होता था, मैनिफेस्टो में, या 370 को दिफा करना। अब क्या होगा एजेंडा? अभी क्योंकि हालात ही बदल गए, ना तो कहीं 370 है, ना तो अभी स्टेट आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। हमें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है तो यू कांट से एनीथिंग एल्स, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। क्योंकि उम्मीद होती है ना इंसान को कोर्ट पे। जैसे अगर अब दो जनों में या दो लोगों में या दो तबकात में अगर कभी लड़ाई भी हो जाती है, झगड़ा हो जाता है किसी बात पे, तो क्या कहते हैं वहाँ पे? तो मैं कोर्ट में देख लूँगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको कोर्ट पर एतमाद है, आपको ये एहसास है कि ये कोर्ट ना उसका है, ना इसका है, ना उसका है, ये इंसाफ का है। सो उसी तनाजुर में मैं ये कहता हूँ कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर एतमाद है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से इसको केस को देखे, न कि हालात व वाक़यात के एतबार से। हालांकि मुझे इस बात की भी खुशी है कि अभी जो गवर्नमेंट ऑफ J&K ने या गवर्नमेंट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया ने जो इस केस के ताल्लुक से जवाब भरा था वहाँ पे कि वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है वगैरह, उसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। इसलिए रद्द कर दिया कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप ये मामला, ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रोविजंस का है। हालात कैसे हैं इससे कोई ताल्लुक नहीं है। वी आर वेरी हैप्पी, आई फील वेरी हैप्पी कि उन्होंने उस चीज़ को, ये नहीं कि मैं खुश हूँ कि इनको क्यों रद्द कर दिया, नहीं, मैं इसलिए खुश हूँ कि उन्होंने इस आर्ग्यूमेंट को रद्द कर दिया जो उस बेसिक केस के साथ मेल खाता ही नहीं था। तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ मिलेगा। काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ लॉन्च हुई 2019 के बाद, और ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ है यहाँ पर, कोई लग रहा है कि आपको ऐसी पॉलिटिकल पार्टी या ऐसा लीडर जो वाकई सिंसियर है जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए? आप एज सच ऐसी नुक्ताचीनी भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये होता है कि जैसे अगर कोई पार्टी है तो नो डाउट लीडर पे सारा कुछ जाता है, इल्ज़ाम जाता है, लेकिन ये ओवरऑल एक कलेक्टिव मामला भी होता है। मुझे इस बात से इख्तलाफ है, अक्सर रहा है कि अगर कोई आप किसी पार्टी में हैं, अच्छा है, पार्टी का एक प्रोग्राम भी है, आप उसके तय भी लॉयल हैं, ठीक है, लेकिन लॉयल्टी डजंट मीन कि पार्टी गलत करे, लीडर गलत करे, फिर भी आप कहते जनाब मैं लॉयल हूँ। तो उससे क्या होता है कि उसे बेसिक लॉयल्टी आपको लोगों के साथ होनी चाहिए। आप लोगों के पास जाते हैं, उनसे वोट लेते हैं, उनको अपना प्रोग्राम बताते हैं। अगर आप सिर्फ गलत बात पर भी आप पार्टीज़ और लीडर्स के लॉयल रहें तो इसका मतलब आप लोगों के तय सिंसियर नहीं है। वही चीज़ है जो लीडर को भी ख़राब करती है और पार्टीज़ को भी ख़राब करती है, लोग तो ख़राब हो ही जाते हैं। तो ये एक तस्वुर है कि हाँ, लीडर का भी कसूर होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन लीडर के साथ चलने वाले लोगों का भी, आप सिर्फ लीडर को कसूरवार नहीं ठहराएंगे। लीडर के साथ चलने वाले लोग जो उनके मुशीर होते हैं, जिनकी बात वो सुनते हैं, जो बात करते हैं, उन पर भी फ़र्ज़ आयद होता है और उनको भी आप मोर्द इल्ज़ाम ठहरा सकते हैं कि उन्होंने सही वक्त पर अगर लीडर को वो गाइड ना करें। सो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भी, किसी में भी खामी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं। प्रेस फ्रीडम पर आपका टेक क्या है? कैसे देखते हैं पूरी इंडिया में प्रेस फ्रीडम और स्पेशली जम्मू कश्मीर? नहीं, प्रेस फ्रीडम तो कहीं है नहीं, मैंने देखी नहीं। काफ़ी साल से मैं देख नहीं रहा हूँ फ्रीडम। जैसे हम पहले देखा करते थे, आप देखते हैं या बाहर देखते हैं आप, देखिए इस तरह से मुझे लगता है कि जो भी इंतज़ामिया, जो भी पार्टियाँ, जो भी सरकार, जो भी हो, whosoever is there, अगर वो प्रेस को अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे या प्रेस पर कदगन लगाएंगे, अल्टीमेटली नुकसान उनका होता है, बाकियों का नहीं होता है। ये उसी जमात का नुकसान होता है जो ऐसा करती है। आगे आगे देखिए होता है क्या। उलमा गिरफ्तार हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं ये सिर्फ आवाम के मफाद में है, माहौल को ठीक करने के लिए, और ये भी दावा है माहौल ठीक है जो मैंने आगाज़ में कहा।
अगर क्या सिर्फ सवाल मेरा ये है कि क्या उलमा ख़राब हैं? मान लीजिए कोई आलिम, कोई फाजिल, कोई वाज खां, मान लीजिए वो कोई गलत बात कर देता है 2 मिनट के लिए, मान लीजिए, तो क्या सिर्फ मुसलमानों के ये मजहबी रहनुमाई गलत बात करते हैं? आप आए दिन देखिए ना, आप वीडियोस पे देखिए, आए दिन बाहर जितने भी बाकी, मैं मज़हब का नाम भी नहीं लूँगा क्योंकि मैं किसी मज़हब की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकता हूँ। आई डोंट डू दैट, वी शुड नॉट डू दैट। सब मज़ाहिब का एहतराम करते हुए कहता हूँ। अब बाकी मज़ाहिब के लोग देखिए ना, उनके जो बड़े बड़े मज़हबदार हैं, वो क्या क्या वीडियोस पे बोलते रहते हैं, वो किस तरह लोगों को उकसाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? वो देश के खिलाफ क्यों नहीं है? वो देशद्रोही क्यों नहीं? क्या मुसलमान आलिम से ही अगर किसी वाज खां से गलती होगी, गलती से कुछ कह दिया, तो बस वही मुल्ज़िम है, बाकी क्यों नहीं है? यही मैं कह रहा हूँ ना, जो ये लिबर्टी दी जाती है ना, लिबर्टी, किसी को लिबर्टी दी जाती है, किसी के से लिबर्टी छीनी जाती है, अल्टीमेटली नुकसान उनको होता है जो ऐसा करते हैं। यूसीसी मज़हब में कोई मुदाखलत नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं। मैंने अभी किसी न्यूज़ 18 पे डिस्कशन में, क्योंकि उन्होंने एक वो किया था पोल, हद है कि उन्होंने सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन से पूछा और फिर चलाया जी, हमने तूफ़ान मचाया, हमने ज़बरदस्त पोल किया। क्या यार, ये यूसीसी सिर्फ मुसलमानों के, आप इसका मतलब ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए? अगर आप पोल करना था, आपको तो सारे मज़ाहिब के ख़वातीन या मर्द हजरात से पूछना था। आप सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन से पूछते हैं, तो आप एक कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों को लेकर एक ऐसा माहौल और ऐसा एक डिस्कोर्स बनाने की जहाँ पे आपको ये मदद मिले कि आप मुसलमानों को निशाना बनाएं। सो हम इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं।